हाँ बच्चों, तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होएगा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, है ना। तो अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन के कितने प्रकार होते हैं, है ना, और ये किस प्रकार होता है। तो अपन देखते हैं कि अपन मतलब हम सब देखते हैं दैनिक जीवन में, हमारी दैनिक लाइफ में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है ना बड़ा हो जाता है, छोटा सा पैदा होता है वो, और वो कब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है ना। बच्चे से लेकर वो बूढ़ा हो जाता है पूरा, है ना। तो किस कारण होता है, वो कोशिका विभाजन के कारण होता है ना। चोट लग जाती है किसी को तो वो भर जाती है ना, कुछ समय बाद वो भर जाती है, तो किस कारण भरती है, कोशिका विभाजन के कारण भरती है ना। छिपकली की पूंछ कट जाती है, थोड़े दिन बाद वापस आ जाती है, तो किस कारण आती है, कोशिका विभाजन के कारण, है ना। घाव, किसी को घाव लग हो जाता है तो वापस भर जाता है, चोट लग जाती है ना। तो हम छोटे से लेके बड़े हो जाते हैं, है ना, बच्चे से लेके बड़े जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, वो होता है कोशिका विभाजन की वजह से। शारीरिक वृद्धि होती है ना, वो कोशिका विभाजन की वजह से होती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कोशिका विभाजन, ये क्यों होता है, कोशिका विभाजन क्या है, किस प्रकार होता है कोशिका विभाजन, है ना। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, अपन ने सब पढ़ रखा है, तो इनका विभाजन होगा। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, उसका विभाजन होता है ना। तो अपन ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो देखिए, ये है आपका कोशिका विभाजन, नया चैप्टर है, सेल डिवीजन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। कोशिका विभाजन मतलब है एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनना। कोशिका विभाजन का मतलब है एक कोशिका से दो कोशिका बनना। मतलब कोशिका बनेगी तो उसके अंदर केंद्रक भी बनेगा, नए केंद्रक नए कोशिकांग बनेंगे, है ना। नए कोशिकांग बनेंगे, नए केंद्रक भी बनेंगे उसके अंदर। तो ये सब इसको बोलते हैं एक कोशिका से दो कोशिका बनना, उसे बोलते हैं कोशिका विभाजन, है ना। तो कोशिका विभाजन क्या है, किस प्रकार होता है, अपन समझते हैं, है ना। तो देखिए, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस, ये इसका तो नाम ही याद कर लेना आप, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये थ्योरी दी थी, ये प्रस्ताव दिया था, ये मत दिया था। किसने दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यह मत रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, रुडोल्फ विर्चो, है ना। ये लाइन आप कंठस्थ कर लेना अपने दिमाग में कि किसके, ये मत किसके द्वारा दिया था। देखो, कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, मैंने सेल थ्योरी पढ़ी थी, कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, तो वो स्लाइडिन और स्वान ने दिया था। तो उसी में एक इसकी भी लाइन थी ये, है ना। इसने ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये मत दिया था, एक प्रस्ताव दिया था। क्या क्या था ये प्रस्ताव, जिसके अनुसार नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। मतलब नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, यूं कहा इसने। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होगा, इसका मतलब ये है ना। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यह मत दिया था रुडोल्फ विर्चो ने, है ना। बहुत बार आता है ये नाम, विर्चो भी दे देता है डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट विर्चो भी दे देता है, रुडोल्फ विर्चो है बाकी पूरा नाम इसका। और नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, या नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, ये किसने कहा है, ये कहा है विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने, है ना। तो ये बात है, इसने सिद्धांत दिया था, ये थ्योरी दी थी, या ये मत दिया था, ये प्रस्ताव दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया। एक और वो था वैज्ञानिक निगेली, कार्ल निगेली। इस निगेली ने क्या कहा, नई के अनुसार नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। देख लो, पूर्व वाली लाइन है सेम, नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। इसने कहा नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। विभाजन शब्द देखते हैं आप, निगेली पे टिक लगा देना कि ये लाइन किसने दी थी, ये लाइन आ जाए ना, विभाजन आ जाए तो ये इस पर टिक लगा देना। वैसे ऊपर वाली पूछी जाती है मोस्टली, है ना। तो पुरानी पूर्ववर्ती कोशिका का मतलब है पुरानी कोशिका का उसमें विभाजन होगा तो नई कोशिका बनेगी। मतलब एक तो मदर सेल होती है और एक डॉटर सेल होती है। डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, संतति कोशिका भी बोलते हैं अपन, संतति कोशिका या डॉटर सेल या पुत्री कोशिका बोलते हैं, है ना। मातृ कोशिका को हिंदी में बोलते हैं मदर सेल, है ना। तो मातृ कोशिका मदर सेल एक ही बात है। तो नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है, किसने कहा, निगेली ने, कार्ल निगेली ने, है ना। कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे पहला है शरीर की वृद्धि के लिए। जब हम छोटे थे, छोटे से बच्चे से लेकर हम बड़े हो गए,
तो क्या हुई, हमारे शरीर की वृद्धि हुई। तो उस वजह से कुछ उस चीज के लिए भी, उस वृद्धि के लिए भी क्या आवश्यक है, कोशिका विभाजन आवश्यक है ना। घाव भरने के लिए हमारी चोट लग जाती है ना, घाव लग जाता है, घाव हो जाता है कहीं पे, तो उसको वो चोट कैसे भरेगी, वो घाव कैसे भरेगा, उसके लिए उसको भरने के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। इसके अलावा पुनरुद्भवन क्रिया के लिए भी, रीजनरेशन क्रिया के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक है। क्यों, ये क्या होता है पुनरुद्भवन क्रिया या रीजनरेशन क्या होता है, देखो जैसे चिपकली की पूंछ कट गई, उस चीज फिर वो थोड़े दिन बाद वापस आ जाती है, तो उसको बोलेंगे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, है ना। तो उस चीज के लिए भी क्या है, कोशिका विभाजन आवश्यक है। कोशिका विभाजन नहीं होगी तो उसकी पूंछ ही वापस नहीं आएगी, है ना। युग्मक निर्माण के लिए अगला है चौथा, युग्मक निर्माण के लिए जो युग्मक होते हैं ना, मतलब गेमिट, मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, नर युग्मक, मादा युग्मक, शुक्राणु, अंडाणु, इन सब के लिए क्या है, कोशिका विभाजन आवश्यक है। बीजाणु के निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन के लिए, बीजाणु निर्माण के लिए, स्पोर फॉर्मेशन के लिए भी ये आवश्यक है कोशिका विभाजन। तो इन कारणों से कोशिका विभाजन आवश्यक है ना। शारीरिक वृद्धि के लिए, पुनरुद्भवन क्रिया के लिए, घाव भरने के लिए, है ना, इन सब के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। अब देखो ये क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के आई घटता है, ध्यान रखना घटता है, तो कोशिका विभाजित होती है। अंडरलाइन कर रखा है मैंने। जब के आई घटेगा, कोशिका विभाजित कब कब होती है, जब के आई घटेगा, घटता है ना। कोशिका अपने के आई को बढ़ाने के लिए विभाजित हो जाती है, क्योंकि के आई घट जाता है ना कोशिका का, तो वो कोशिका विभाजित हो जाती है ताकि उसका के आई वापस बढ़ जाए। के आई को बढ़ाने के लिए करती है। के आई इंडेक्स क्या होता है, देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य का आयतन जब बढ़ जाता है ना, कोशिका वृद्धि हो जाती है ना कोशिका में, तो कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है। अब कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाएगा, कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाएगा, तो उसका क्या हुआ, के आई घट जाता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट जाता है। अब इससे क्या है, केंद्र कंट्रोल नहीं कर पाता पूरी उस पे, पूरी कोशिका पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट जाता है, केंद्र कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्या है, विभाजित हो जाती है ना। कैरियो कोशिका विभाजित हो जाती है। विभाजित होने से क्या है, वो केंद्रक है ना, अब दोनों जो कोशिकाओं पर, पुत्री कोशिका और मातृ कोशिका, फादर सेल और मदर सेल और डॉटर सेल, मदर सेल और डॉटर सेल, दोनों पे केंद्रक, दोनों कोशिकाओं में केंद्रक अपना कंट्रोल कर लेता है। तो दोनों कोशिकाओं में केंद्रक अपना कंट्रोल कर लेता है, तो केंद्रक का कंट्रोल होना जरूरी है पूरी कोशिका पे। उस वजह से अब कोशिका द्रव्य बढ़ जाएगा, कोशिका साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाएगी ना किसी कोशिका में, तो क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट जाता है। अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट जाएगा तो केंद्रक कोशिका पर नियंत्रण ही नहीं कर पाएगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा पूरी कोशिका पर, तो केंद्रक नियंत्रण कर सके, इस वजह से क्या है, कोशिका विभाजित हो जाती है। कियाई को बढ़ाने के लिए कोशिका विभाजित हो जाती है ना, ताकि केंद्रक अपनी कोशिका पर पूरी कंट्रोल कर सके, है ना। तो ये कारण है, कोशिका कब कब विभाजित होती है, जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटता है ना, घटता है, इसका ध्यान रखना। तो एक बार फिर से समझ लो इसको, हम पढ़ रहे हैं नया चैप्टर कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यह मत किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चू द्वारा दिया गया, है ना। ये क्या मत था, ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या है ये, जिसके अनुसार नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, मतलब नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। इसका मतलब ये पूर्ववर्ती मतलब पहले से उपस्थित है जो कोशिका, है ना, उससे नई कोशिका बनेगी, है ना। और कार्ल नेगेनी ने क्या कहा, कार्ल नेगेनी के अनुसार नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। ये निगेली ने कहा विभाजन, विभाजन शब्द निगेली और विभाजन ध्यान रखना आप सब, विभाजन का मतलब है निगेली, मतलब विभाजन होएगा ना तभी नई कोशिका बनेगी। बात दोनों का मतलब एक ही है, बस इसने विभाजन शब्द अलग से लग दिया इसमें, है ना। अब कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोई भी चीज, किसी की चीज की आवश्यकता होती है तभी उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, शरीर की वृद्धि के लिए। एक छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, शरीर की वृद्धि होती जाती है उसकी, है ना, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो शरीर की वृद्धि होती जाती है, उसमें छोटे से लेकर बड़ा हो जाता है, तो उसकी वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, कोशिका विभाजन आवश्यक है। गाँव भरने के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है ना, पुनरुद्भवन के लिए क्रिया के लिए
कोशिका विभाजन हो सके, चिपक ली पूछ कट जाएगी तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी, तो उसके लिए आवश्यक है। युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक है, जो नर युग्मक, मादा युग्मक, शुक्राणु, अंडाणु, उनके निर्माण के लिए क्या है, क्या आवश्यक है, कोशिका विभाजन आवश्यक है। बीजाणु निर्माण के लिए आवश्यक है ना। तो ये कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन चीजों के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता है ना। अब कोशिका विभाजित कब होती है, इसमें आता है सीधा, जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटता है तो कोशिका विभाजित हो जाती है, और कोशिका अपने KI को बढ़ाने के लिए विभाजित हो जाती है। मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटता है, कब घटता है, जब कोशिका द्रव्य का आयतन बहुत ज्यादा हो जाता है ना कोशिका में, जब होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट जाता है, तो केंद्रक अपना कंट्रोल ही नहीं कर पाता पूरी कोशिका पे, है ना। तो केंद्रक अपना पूरा कंट्रोल कर सके पूरी कोशिका में, इसलिए क्या है, केंद्रक कोशिका क्या है, KI को बढ़ाती है। अब KI को बढ़ाती है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को बढ़ाती है, ताकि है ना कोशिका विभाजित हो जाती है ना। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को बढ़ाने के लिए कोशिका विभाजित हो जाती है। तो आप तो इसका ध्यान रखना कि जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटता है तब कोशिका विभाजित होती है ना, घटता है। तो ये है, आप इसको उतार लो, फिर पढ़ते हैं आगे, कॉपी में उतार लो इसको, आगे पढ़ते हैं फिर। हाँ बच्चों, कोशिका चक्र आपका टॉपिक है, इसमें कोशिका विभाजन चल रहा था, तो इसमें आपका टॉपिक है कोशिका चक्र, सेल साइकिल, है ना। सेल साइकिल, कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र क्या होता है ना, देखो, एक प्रथम विभाजन होता है, प्रथम विभाजन से लेकर दूसरे विभाजन के बीच होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को कोशिका चक्र कहते हैं। मतलब प्रथम विभाजन मतलब एक कोशिका में विभाजन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा विभाजन हुआ उसमें, अगली कोशिका में, तो दो विभाजनों के बीच जो भी परिवर्तन होते हैं, एक प्रथम विभाजन से लेकर दूसरा विभाजन के बीच जो भी परिवर्तन हुए, एक विभाजन से लेकर दूसरे विभाजन के बीच जो भी परिवर्तन है ना, उनको बोलेंगे, उनमें जो क्रमिक परिवर्तन है ना, उनको बोलेंगे अपन कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, सेल साइकिल, मतलब एक कोशिका के जीवन में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को कोशिका चक्र कहते हैं। ये तो केवल परिभाषा है, ये तो कभी पूछते भी नहीं एग्जामिनर। यहाँ पे देखो, अब कोशिका चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, एक एंजाइम होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज, CDK। एस तो इसका मतलब तो स्टिमुलेट होता है वहां पे, है ना, CDKS, है ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज एंजाइम के द्वारा कोशिका चक्र का नियंत्रण किया जाता है ना। अब इसका क्रम क्या है, ये पूछा गया है एक बार सेकंड ग्रेड में, RPSC सेकंड ग्रेड में एक बार एक क्वेश्चन आया, इसका क्रम क्या है, G1, पहले G1 अवस्था आएगी, फिर S आएगी, फिर G2 आएगी, फिर M आएगी। उसने क्या है, इसको उल्टा पुल्टा करके दे दिया, बाकी पहले G1 आएगी, फिर S आएगी, और फिर G2 आएगी, फिर M आएगी, है ना। M का मतलब विभाजन, माइटोसिस, है ना, माइटोसिस फेज, और ये इंटरफेज कहलाती है ना। तो G1S G2M इसका क्रम है, कोशिका सेल साइकिल का क्रम है, कोशिका चक्र का क्रम है, निम्न प्रकार है। तो ये है ना, जैसे ये G1S G2 और M, सबसे ज्यादा समय लगेगा G1 अवस्था में, सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रही है, G1, फिर उसके बाद S, फिर उससे थोड़ा कम समय G2, फिर M, मतलब सबसे ज्यादा समय का क्रम भी यही है, लगने वाले समय का क्रम सबसे ज्यादा यही क्रम है, सेम, है ना। तो G1 में सबसे ज्यादा समय लगेगा, फिर S में लगेगा, फिर उससे कम G2 में लगेगा, फिर M में लगेगा। तो सबसे ज्यादा समय G1 में लगता है, सबसे ज्यादा समय G1 में लगता है, और उसके सबसे कम समय M में लगता है ना। मतलब ये G1S और G2। कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अंतरावस्था मतलब इंटरफेज, दूसरा है विभाजन अवस्था मतलब माइटोसिस फेज, है ना। विभाजन अवस्था को एम फेज मतलब माइटोसिस फेज, विभाजन अवस्था, और ये अंतरावस्था। दो प्रकार होते हैं इसके, कोशिका चक्र में दो भाग होते हैं, दो भागों में बांटा गया इसको। अंतरावस्था में कौन कौन आएगा, G1S और G2, इसको बांटा गया है G1S और G2, है ना।
इस G1S और G1S और G2 ये तो होती है अंतरावस्था, इंटरफेज। और विभाजन अवस्था होती है M अवस्था, ये M, इसको M है इसी M फेज। तो कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया, G1S अंतरावस्था, इंटरफेज और विभाजन अवस्था। एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रथम विभाजन कोशिका चक्र क्या हो रहा है, क्या होता है? कोशिका चक्र होता है प्रथम विभाजन से लेकर दूसरे विभाजन के बीच होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को कोशिका चक्र कहते हैं। एक विभाजन हुआ, कोशिका में एक विभाजन हुआ, उससे के बाद उस दूसरा विभाजन हुआ, दोनों विभाजन में क्या अंतर हुआ, उसमें क्या परिवर्तन आया कोशिका में, है ना? कोशिका में क्या लगातार, क्रमिक का मतलब लगातार, क्या लगातार उसमें परिवर्तन आया, उसी को बोलते हैं अपन कोशिका चक्र, है ना? मतलब एक कोशिका के जीवन में, संपूर्ण जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसी को कोशिका चक्र बोल दिए। कोशिका चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज द्वारा किया जाता है। एंजाइम में कोशिका चक्र के नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? CDKS, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। इसका क्रम ये है, कोशिका चक्र का क्रम है निम्न प्रकार है ना? G1S, फिर G2, पहले G1 आएगी, फिर S आएगी, फिर G2 अवस्था, प्रावस्था आएगी, फिर M आएगी, है ना? कोशिका चक्र का क्रम है, लिख लेते हैं यहाँ पे, कोशिका चक्र का क्रम, ये है कोशिका चक्र। RPSC सेकंड ग्रेड में चुका है। लगने वाला समय का क्रम, किसमें ज्यादा समय लगता है इन चारों में से? लगने वाले से समय का क्रम है, यही सेम क्रम है, इसमें इससे ज्यादा समय लगेगा, फिर उससे कम इसमें लगेगा समय, फिर उसमें कम समय इसमें लगेगा, फिर सबसे कम समय एम फेज में लगेगा। मतलब 95% तो इन तीनों में लग जाएगा, 95% तो अंतरावस्था में लग जाएगा, इंटरफेज में। दो भागों में बांटा गया कोशिका चक्र को, एक तो अंतरावस्था, एक विभाजन अवस्था। तो अंतरावस्था में लग जाएगा 95%, 5% ही इनमें लगेगा विभाजन अवस्था में या एम फेज में, है ना? एम प्रावस्था में तो 5% लगता है, बाकी 95% तो इसी में लगता है ना? तो अपन आगे पढ़ते हैं, इसको कॉपी में उतार लो, चित्र भी बना लो, G1 ज्यादा बनाना, S थोड़ा कम बनाना, G2 थोड़ा कम बनाना, और M सबसे छोटा बनाना, है ना? क्षेत्रफल के हिसाब से बना लो इसको। ठीक है, हाँ बच्चों, तो कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया, एक तो अंतरावस्था और एक एक तो इंटरफेज, एक तो अंतरावस्था या इंटरफेज, और दूसरी एम अवस्था। तो दो भागों में बांटा गया है ना, एक तो अंतरावस्था और एक विभाजन अवस्था, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज पढ़ते हैं अपन सबसे पहले, है ना? अंतरावस्था पढ़ते हैं सबसे पहले। अंतरावस्था के दौरान कोशिका में क्या क्या परिवर्तन होता है ना? तो देखिए अंतरावस्था क्या है। अंतरावस्था या इसको इंटरफेज कहते हैं, यह दो विभाजनों या एम प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था है। मतलब दो विभाजनों के बीच की अवस्था है ये। जैसे ये, इससे दो पुत्री कोशिकाएं बन गई, ये आगे जाके वृद्धि करेगी और वृद्धि करेगी, है ना? ये और वृद्धि करेगी। अब इससे दो पुत्री कोशिकाएं और बन गई, मतलब इस दो विभाजनों के बीच की अवस्था, ये दो विभाजनों के बीच की अवस्था, ये है इंटरफेज, ये एस फेज है ना? तो ये G1 है, ऐसे G2 है ऐसे। तो वो मात्र कोशिकाएं, मदर सेल है, उससे दो पुत्री कोशिकाएं बन गई, दो संतति कोशिकाएं बन गई, दो डॉटर कोशिकाएं बन गई। उसके बाद उनमें फिर से पुनः विभाजन होगा, पुत्री कोशिका में फिर से पुनः विभाजन हुआ। तो दो विभाजनों के बीच की अवस्था है इंटरफेज, है ना? यहाँ पे एस फेज हुई, यहाँ पे G1 फेज हुई, यहाँ पे G2 फेज हुई, फिर यहाँ पे विभाजन हो गया, है ना? तो एक विभाजन से लेके दूसरा विभाजन होने के पुनः विभाजन हुआ ना, उन दोनों के बीच जो भी परिवर्तन हुआ कोशिका में, उसको बोलते हैं अंतरावस्था। तो ये अंतरावस्था है, यहाँ से यहाँ तक कि मैंने ये बना लिया,
है ना। एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनी, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनी, विभाजन हुआ उनमें, मतलब ये तो एक विभाजन ही होगा, और एक विभाजन यहाँ पे होगा। वो डॉटर सेल है ना, आगे जाके आकार में वृद्धि करेगी, उसमें डीएनए का संश्लेषण होगा, आगे उनमें वृद्धि होगी तो वो भी एक डॉटर सेल बना देगी। तो एक तो यहाँ पे हुआ था विभाजन, एक यहाँ पे हुआ था विभाजन, है ना। ये भी आगे जाके डॉटर सेल बनाएगी, पुत्री कोशिकाएं बनाएगी। तो दो विभाजनों के बीच की अवस्था, इन दोनों जो भी परिवर्तन हुआ उसको बोलते हैं अपन इंटरफेज, अंतरावस्था। दो विभाजनों के बीच की अवस्था है। इंटरफेज को विश्राम अवस्था भी कहा जाता है। मतलब इसके विभाजन के और इसके विभाजन के बीच जो भी होता है, इसमें विभाजन नहीं होता, इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसमें विभाजन नहीं होता, ये तो केवल तैयारी की अवस्था है, विभाजन के लिए तैयार होती है ना। कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। इसमें कोशिका चक्र, ये देखो इंटरफेज कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था है। कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था किसको बोलते हैं? इंटरफेज को या अंतरावस्था को। इंटरफेज को या अंतरावस्था को सबसे सक्रिय अवस्था बोलते हैं कोशिका चक्र। क्यों? उपापचय क्रियाएं बहुत तेजी से होती है उसमें, है ना। तो उसमें क्या है, प्रोटीन बनते हैं कई प्रकार के, है ना। इसके अलावा उसमें विभिन्न प्रकार के आरएनए बनते हैं, mRNA, tRNA, आरएनए, है ना, rRNA। तो उसमें क्या है, बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं, है ना। तो क्या है, उपापचय रूप से सबसे सक्रिय अवस्था है, मतलब कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था है कौन? इंटरफेज, अंतरावस्था। इसमें कोशिका चक्र का कितना % समय लगता है? 90% समय तो इंटरफेज में लगता है। इंटरफेज में लगता है 95%, है ना, 95%, और 5% ही लगता है उसमें दूसरी वाली में, एमफेज में, है ना, विभाजन अवस्था में। एमफेज में तो 5% लगता है, जिसमें समसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र, जिसमें केंद्रक द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, वो आएगी, है ना। देखो इसमें तो क्या होता है, कोशिका में क्या होता है, सबसे पहले बनता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? केंद्र होता है। कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है? सबसे पहले बनेगा डीएनए, डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी, डीएनए का संश्लेषण होगा, डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। फिर उसके बाद होगा केंद्र का विभाजन, फिर उसके बाद होगा केंद्र का विभाजन, फिर उसके बाद होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। 3 चीजें होती है कोशिका में विभाजन के समय, सारा सेल साइकिल में। एक तो सबसे पहले होगा कोशिका के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए डबल हो गया ना, रेप्लिकेशन हो गया, प्रतिकृतिकरण हो गया, उसका द्विगुणन हो गया, डीएनए की मात्रा डबल हो गई। उसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और केंद्रक का विभाजन और कोशिका का विभाजन एक में आएंगे एमफेज में, है ना। एमफेज को भी दो भाग में बांटा है, केंद्र का विभाजन, कोशिका का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, है ना। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर जो बना होता है द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहलाता है। केंद्र क्या होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक होता है ना। तो केंद्र का विभाजन, फिर उसके बाद होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो सबसे पहले डीएनए का विभाजन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की मात्रा डबल होगी, है ना। तो डीएनए की मात्रा इसमें होती है डबल, इंटरफेज में। देखते हैं अपन की इसकी 3 उप अवस्थाएं हैं, है ना। इंटरफेज के दौरान कोशिका वृद्धि करके क्या बनती है? अगले विभाजन की तैयारी करती है। इंटरफेज के दौरान कोशिका वृद्धि करके अगले विभाजन की तैयारी करती है। यहाँ तक इसने वृद्धि कर ली, यहाँ से ये मात्र कोशिका, इससे एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बन गई। अब ये पुत्री कोशिका, ये डॉटर सेल है, ये पुत्री कोशिका है, इनमें वृद्धि होती जाएगी। एस फेज में क्या होगा? डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी, है ना। ये G1 फेज है, ये एस फेज है, ये G2 फेज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन की पूरी तरह तैयार हो जाएगी विभाजन करने के लिए। फिर यहाँ पे अब बस यहाँ तक ही बोल दिया, विश्राम अवस्था है। अब जो विभाजन हुआ उसके बाद की नहीं, पुनः विभाजन हुआ ना, एक बार विभाजन यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, तो इन दोनों के बीच जो भी परिवर्तन हुआ कोशिका में, वो इंटरफेज कहलाता है ना। तो इंटरफेज के दौरान कोशिका में क्या क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं, टीआरएनए बनते हैं, एमआरएनए बनते हैं, एटीपी बनता है ना। तो अब इस इंटरफेज की भी 3 उपअवस्था है, जिनमें किसमें एमआरएनए, टीआरएनए और प्रोटीन बनता है? किसमें बनता है? G1 में बनता है। इस अवस्था में इसकी 3 उपअवस्थाएं होती है। देखो अंतरावस्था की 3 उपअवस्थाएं होती है। G1 फेज बोलते हैं या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं। मैंने आपको चित्र में बनाया था एक, ऐसे बनाया था, ऐसे, है ना, चित्र बनाया था, जिसमें यहाँ पे लिखा था आपका एम फेज, यहाँ पे बनाया था आपका मैंने G1 फेज, और यहाँ पे था आपका एस फेज, और ये था G2। तो देखो
जीवन है ना, इस एस अवस्था में क्या होगा, इस एस अवस्था में होगा डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस किस अवस्था में होता है, एस में। तो इसके पहले वाली को क्या बोलेंगे, जीवन। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा इस फेज में, इस फेज में। तो जीवन को क्या बोलेंगे, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। और इस जी2 को क्या बोलेंगे, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। इसको तो प्री बोल देंगे, इसको पोस्ट बोल देंगे। भाई एस फेज के पहले होती है ना, एस फेज के पहले जीवन होती है, तो जीवन को क्या बोलेंगे, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। और जी2 को क्या बोलेंगे, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। इसको क्या बोलते हैं, एस को डीएनए सिंथेसिस फेज, ये है। तो प्री डीएनए जीवन फेज या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, है ना। तो सबसे ज्यादा समय इसमें ही लगता है। देखो इस उपावस्था में या इस अवस्था में एक ही बात है, इस उपावस्था में क्या क्या बनते हैं, प्रोटीन व आरएनए का निर्माण होता है। मतलब ये जो अंतरावस्था में प्रोटीन और आरएनए बनते हैं ना, एमआरएनए, टीआरएनए, विभिन्न प्रकार के आरएनए, वो इसी में अवस्था में बनते हैं, जीवन अवस्था में। जीवन, अब देखो एक अवस्था होती है जी0 अवस्था, जी0, जी0 अवस्था। एक तो जीवन अवस्था तो अपन पढ़ते हैं, लेकिन जी0 अवस्था क्या होती है, जो स्थायी उत्तक होते हैं ना, मतलब मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, है ना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा, मतलब ये 3-4 काइमा जो भी होते हैं, है ना, 3-4 होते हैं, दृढ़ोत्तक, मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, है ना। आप तो इसको ध्यान दे लो। तो उनको बोलते हैं स्थायी उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा। तो जी0 अवस्था क्या होती है, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा होता है, वो स्थायी उत्तक होते हैं ना, उनमें कोशिकाएं होती है ना, वो जी0 अवस्था में होती है। जो स्थायी उत्तक होते हैं उनमें कोशिकाएं कौन सी अवस्था में होती है, जी0 अवस्था में। मतलब उनमें क्या है, विभाजन की, कोशिका विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है उनमें, है ना। और कोशिकाएं अलग अलग कार्य में विभेदित हो जाती है, अलग अलग कार्य करने लग जाती है, अलग अलग कार्य करने में उनमें विभेदीकरण हो जाता है, विभेदित हो जाती है। तो उनमें कोशिका विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, विभाजन रुक जाता है। और इसको क्या है, कोशिका चक्र से, जी0 अवस्था को कोशिका चक्र से बाहर माना जाता है, क्योंकि कोशिका चक्र में जी0 अवस्था तो होती नहीं। कोशिका चक्र में तो सेल साइकिल का तो यही डायग्राम, कोशिका चक्र में जीवन अवस्था होती है, एस होती है, जी2 होती है और एम होती है। तो जी0 अवस्था को कोशिका चक्र से बाहर माना जाता है ना। तो जी0 उप अवस्था में क्या हुआ, जी0 अवस्था या उप अवस्था एक ही बात है। जी0 उप अवस्था में कोशिका विभाजन रुक जाता है, है ना। स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं जी0 उप अवस्था में या जी0 अवस्था में रहती है। मतलब स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं किस अवस्था में रहती है, जी0 अवस्था में। कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने में विभेदित हो जाती है, अलग अलग कार्य करने में उनमें विभेदीकरण हो जाता है। जी0 उप अवस्था में कोशिका चक्र से बाहर चली जाती है, कोशिका चक्र में नहीं मानी जाती वो, है ना। इनका ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अंडरलाइन किए। कोशिका चक्र से बाहर चली जाती है ना, बाहर मानी जाती है कोशिका चक्र से। तो ये है, एक बार फिर से समझ लो। कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं हैं, दो अवस्थाएं होती है, दो भागों में बांटा गया कोशिका चक्र को। एक तो होती है अंतरावस्था, मतलब इंटरफेज, और दूसरी होती है एम फेज, है ना। 95% तो इंटरफेज में होगा, अंतरावस्था में लगेगा टाइम, 5% ये जो एम फेज में लगेगा। ये देखो कितनी छोटी दिखा रही है, 5% ये। और ये पूरा टाइम जी1 है, जी2, ये सब अंतरावस्थाएं तो है ना। उनमें इनमें भी जीवन में सबसे ज्यादा लगेगा। बाकी अंतरावस्था पूरी यहाँ से चालू है यहाँ तक, है ना। यहाँ विभाजन होगा, फिर ये विभाजन हो जाएगा, मतलब ये विभाजन हो गया, यहाँ पे विभाजन हो गया, फिर ये वापस ये विभाजन होगा, इनके बीच, है ना, जो भी टाइम होगा वो अंतरावस्था है। मतलब कोशिका विभाजन के लिए तैयार करती है ना। इसमें विभाजन नहीं होता, ये तो तैयारी करती है, कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, बस तैयारी करती है। इसको विश्राम अवस्था कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसमें विभाजन नहीं होता, इसमें तो केवल तैयारी होती है ना। एमआरएनए का बनेगा, एमआरए बनेंगे, प्रोटीन्स बनेगी, तो तैयार होती है। डीएनए में मात्रा डबल हो जाएगी, ऐसे। देखो यह दो विभाजनों के बीच की अवस्था है। दो विभाजन हो गए ना, एक विभाजन तो ये रहा, ये मात्र कोशिका है, मदर सेल है, ये डॉटर सेल है, दो डॉटर सेल बन गई। एक विभाजन तो ये हो गया। तो यहाँ से इस डॉटर सेल से
दोबारा डॉटर सेल दोबारा विभाजन होगा ना इसमें, तो ये डॉटर सेल बनेगी। तो इन दोनों विभाजनों के बीच की जो अवस्था है, इन दोनों के विभाजन के बीच की जो परिवर्तन है कोशिका में, वो है इंटरफेज, है ना। तो ये तो G1, ये S और ये G2, ये ऐसे तैयारी, दो विभाजनों के बीच की तैयारी। देखो, इंटरफेज को विश्राम अवस्था भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। विश्राम अवस्था इसमें विभाजन नहीं होता, ये केवल क्या होती है, इंटरफेज कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था होती है। इसमें परिवर्तन होते हैं तेजी से, है ना। उपापचय रूप से बहुत परिवर्तन होते हैं इसमें, उपापचय रूप से बहुत सक्रिय अवस्था होती है ना। और इसमें कोशिका चक्र का कितना % समय लगता है, 95%। इंटरफेज के दौरान क्या बनता है कोशिका, इंटरफेज के दौरान कोशिका वृद्धि करके अगले विभाजन की तैयारी करती है, अगले विभाजन की तैयारी करती है। इंटरफेज के दौरान कोशिका में प्रोटीन, टीआरएनए, एमआरएनए और एटीपी बनते हैं। इसे तीन उपअवस्थाओं में बांटा गया है, अवस्थाओं में बांटा गया है, उपअवस्थाओं में बांटा गया है, एक ही बात है। पहला है जीवन फेज या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। प्री डीएनए एस के फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस, इसको बोलते हैं एस फेज को सिंथेसिस फेज। तो जीवन को क्या बोलेंगे, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। इसको पहले आ रही है एस फेज के पहले आ रही, तो प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, है ना। अब जीवन फेज में क्या होता है, देखो प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है, ये तो ध्यान रखना है आपको, है ना। प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है। इसके अलावा स्थायी ऊतकों में ये G0 जो उपअवस्था होती है, इसमें कोशिका विभाजन रुक जाता है। और स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं किस अवस्था में होती है, G0 अवस्था में, है ना। इसके अलावा कोशिका G0 इस अवस्था में कोशिका अलग अलग कार्य करने में विभाजित हो जाती है। G0 उपअवस्था में कोशिका चक्कर से बाहर मानी जाती है, बाहर चली जाती है ना। तो या उतालों में ध्यान रखना है, इनको आते हैं परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन। उतालों में आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। हाँ बच्चों, हम सबने जीवन फेज पढ़ लिया था। अब आएगा आपके S1 और G2, जीवन G2 तीनों थी ना। तो जीवन फेज पढ़ लिया था, तो S और G2 ये भी अपन पढ़ते हैं, जिसमें अंतरावस्था कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कोशिका विभाजन की तैयारी हो जाएगी अपनी पूरी, कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी। कोशिका किसके लिए तैयार हो जाएगी, विभाजन के लिए, है ना। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाएगा, अंतःपृथ्वी जालेगा, गोल्जी को जितने भी वो चाहिए ना, कोशिका सबका निर्माण हो जाएगा। कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेगी, है ना, सबसे ज्यादा। तो वो फिर विभाजन के लिए विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले कोशिका में दो घटनाएं होती है, एक तो डीएनए का निर्माण होता है, पहली घटना कोशिका डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। और दूसरा इसका काम है, कोशिका इसका काम है, इसमें एम्फेज अवस्था होती है, मतलब केंद्र द्रव्य का विभाजन, केंद्र का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन, ये तीन घटनाएं होती है इसमें, है ना। जिनको अपन एक तो अंतरावस्था के नाम से जानते हैं। अंतरावस्था में डीएनए का संश्लेषण हो जाएगा, है ना, डीएनए का डबल हो जाएगी, मतलब विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और कोशिका द्रव्य का भी मात्रा बढ़ जाएगी। इसकी मतलब द्रव्य की भी मात्रा बढ़ जाएगी। कोशिका द्रव्य की मात्रा किस में बढ़ती है, इसी में बढ़ती है, अंतरावस्था में। लेकिन उसके बाद आएगी एम्पेज। एम्पेज को भी दो भाग, फिर एम्पेज में दो चीजें होती है, केंद्र द्रव्य का विभाजन होगा, केंद्र का विभाजन होगा, और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, है ना। तो ये है। तो अपन पढ़ते हैं S1 फेज पढ़ लिया, G1 फेज पढ़ लिया था अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे S फेज, फिर उसके बाद है G2 फेज, जिसमें अंतरावस्था कंप्लीट। तो S फेज में क्या होता है, देखो S फेज का मतलब ये सिंथेसिस फेज, है ना। डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं इसको, डीएनए का संश्लेषण होगा इसमें, है ना, डीएनए संश्लेषण अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होगा, देखो इस फेज में क्या, S फेज में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है या डीएनए का द्विगुणन होता है। द्विगुणन मतलब रेप्लिकेशन, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाएगी। कौन सी फेज में होती है, एस फेज में। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में बहुत, है ना। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है, एस फेज में, है ना। इसी अवस्था में, एस फेज में, इसी अवस्था में क्या होगा, तारक केंद्र का भी द्विगुणन होगा। मतलब तारक केंद्र मतलब सेंट्रोसोम, है ना, सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम में, एक तारक इकाई में दो तारक केंद्र होते हैं, तो 2 से 4 हो जाएंगे, है ना। तारक केंद्र का भी वो हो जाएगा, द्विगुणन हो जाएगा, दोनों अलग अलग ध्रुव पे जाने लग जाएंगे। पर अभी तो इसमें तो केवल रेप्लिकेशन होता है बस,
द्विगुणन होता है ना। अब देखो ये हो गया आपकी एस अवस्था, और इसके बाद आएगी G2 फेज। तो G2 फेज में क्या होगा, इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। पोस्ट डीएनए सिंथेसिस क्योंकि इसके बाद आ रही है ना ये, इसलिए पोस्ट बोल दिया। और G1 इस एस के पहले थी, उसको प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होगा, किस अवस्था में, G2 फेज में। इस अवस्था में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। इस अवस्था में तरकु तंतु देखो तरकु तंतु मतलब प्रोटीन है ना, ये काय के बने होते हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसका कि तरकु तंतु काय के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं मुख्य रूप से। प्रोटीन और आरएनए भी होता है, लेकिन मेनली यही होता है प्रोटीन, है ना। तरकु तंतु किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी किस अवस्था में थी, इसी अवस्था में होती है। कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी G2 अवस्था में होती है, मतलब G2 फेज में होती है। इस अवस्था में कोशिकांगों की संख्या बढ़ती है, कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि होती है इस अवस्था में, G2 फेज में, है ना। बहुत सारे कोशिकांग बनते हैं, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, इसलिए यहाँ लिख रखा है कोष्टक में, ब्रैकेट में, कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी, उसके आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो क्या है, कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है ना, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, ठीक है ना। तो ये इसमें तो अपन ने पढ़ लिया G1 अवस्था, G2 अवस्था, और G1 अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था, मतलब पूरी अंतर अवस्था कंप्लीट हो गई, है ना। कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी भी इसमें होती है, वास्तविक तैयारी इसमें होती है G2 अवस्था में। तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रकार होता है, कौन सी अवस्था में होता है, तो एस अवस्था में होता है, एस फेज में होता है ना। तो ये है इसमें। और तारक केंद्र का भी द्विगुणित अवस्था में होगा। स्टोन प्रोटीन, इसका भी ध्यान रखना, स्टोन प्रोटीन का किसमें होता है संश्लेषण, एस फेज में, और ट्यूबुलिन प्रोटीन का किसमें होगा, G2 फेज में, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, स्टोन प्रोटीन का। और ये तो बहुत बार आता है क्वेश्चन कि डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का द्विगुणन कौन सी अवस्था में होता है, तो एस फेज में होता है ना। तो इस अवस्था में कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी भी ट्यूबुलिन इसमें G2 फेज में होती है। इस अवस्था में कोशिकांगों की संख्या में, देखो कोशिकांगों की संख्या बढ़ती है किसमें, G2 फेज में, लेकिन कोशिकांगों का निर्माण कहाँ से प्रारंभ होता है, G1 अवस्था से। कोशिका विभाजन का निर्णय कौन सी अवस्था में लिया जाता है, G1 फेज में लिया जाता है कोशिका विभाजन का निर्णय, है ना। और लेकिन वास्तविक तैयारी किसमें होती है, कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी इस अवस्था में G2 फेज में होती है। तो ये है ना। तो आप इसको उतार लीजिए कॉपी में। अब अपन चालू करेंगे एम फेज, है ना। डीएनए का डबल हो गया, देखो क्रोमोसोम की संख्या वही है, अभी क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ है, केवल डीएनए डबल हुआ है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, और कोशिकांग बने हैं, कोशिका द्रव्य का संख्या, कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ा है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ी, कोशिका का आकार बढ़ा है, कोशिका का आकार बढ़ गया इसमें, अब विभाजित होगी कोशिका। तो एम फेज बोलेंगे उसको अपन। केंद्र द्रव्य, पहले तो केंद्र का विभाजन होगा, केंद्र द्रव्य नहीं, केंद्र का विभाजन होगा, फिर उसके बाद होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन, है ना। तो मिटाता हूं इसको, उतार लो कॉपी में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ बच्चों, तो देखिए आगे क्या होता है इसमें। अंतरावस्था, कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, अंतरावस्था, इंटरफेज। और सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, एमफेज, एमफेज विभाजन अवस्था। कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है, को सबसे बड़ी अवस्था होती है अंतरावस्था, सबसे छोटी अवस्था होती है विभाजन अवस्था, है ना। तो ये है, यहां लिख लेते हैं अपन। हाँ बच्चों, देखो अपन ने अंतरावस्था पूरी पढ़ ली, अब अपन पढ़ते हैं एमफेज, विभाजन अवस्था, है ना। दो अवस्थाएं होती है, एक तो कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया, एक तो अंतरावस्था और एक विभाजन अवस्था, मतलब एमफेज। अंतरावस्था और इंटरफेज और एमफेज, इंटरफेज और एमफेज, है ना। तो सबसे बड़ी अवस्था, कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, वो होती है आपकी इंटरफेज या अंतरावस्था। सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है कोशिका चक्र की, तो होती है एमफेज या विभाजन अवस्था। तो अपन इसको पढ़ेंगे एमफेज को अब, है ना। डीएनए का निर्माण हो गया, कोशिका का निर्माण हो गया, अंतरावस्था पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे एमफेज, मतलब अब केंद्र का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, ये दो चीजें पढ़नी है। तो एमफेज में आएगी दोनों, है ना, केंद्र का विभाजन भी आएगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी आएगा। तो देखिए आप, विभाजन अवस्था, दूसरी आपकी विभाजन अवस्था, पहले अंतरावस्था पढ़ लिया अपन ने, दूसरी विभाजन अवस्था यानी कि एमफेज। इस अवस्था में क्या होता है, दो घटनाएं होती है, एक तो पहले केंद्र का विभाजन होगा, दूसरा है कोशिका द्रव्य का
विभाजन होगा। केंद्र का विभाजन इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, है ना, कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब देखो केंद्र का विभाजन कैसे होगा, चार अवस्थाएं होती है, चाहे समसूत्री विभाजन पढ़ो चाहे अर्धसूत्री विभाजन पढ़ो, दोनों में चार अवस्थाएं आएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसको केंद्र का विभाजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, केंद्र का विभाजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, केंद्र का विभाजन इसको चार भागों में बांटा गया है, चार अवस्थाओं में बांटा गया है। कैरियोकाइन, एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, है ना। समसूत्री विभाजन, एक तरह से समसूत्री विभाजन चालू गया है ना, समसूत्री विभाजन चालू गया यहाँ से, मान लो आप पहला समसूत्री विभाजन ही चालू हो गया। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। तो ये समसूत्री विभाजन ही है ना, तो ये समसूत्री विभाजन ही है। हाँ बच्चों देखो ये समसूत्री विभाजन ही चालू हो गया, है ना। समसूत्री विभाजन में सेम होगा। देखो दो विभाजन, कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तो समसूत्री विभाजन में जो केंद्र का विभाजन होगा सेम ऐसा होगा। इसके अलावा अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड, है ना। तो समसूत्री विभाजन भी ऐसा होगा और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड भी ऐसा होगा, है ना। अर्धसूत्री विभाजन होगा सेकेंड, वो भी ऐसा ही होगा। बाकी अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन अलग है ना, उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो उसकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में थोड़ा थोड़ा अंतर है वहां पे, इससे तो पढ़ लेंगे अपन तुलना करते हुए, है ना। ये समसूत्री विभाजन चालू है आपका, एक तरह से समसूत्री विभाजन चालू है यहाँ से। केंद्र का विभाजन, उसमें अब देखो चार अवस्थाओं में विभाजित होता है, चार अवस्थाओं में होता है। तो यहाँ से समसूत्री विभाजन चालू हो गया आपका, एक तरह से मान सकते हो आप। समसूत्री विभाजन में भी सेम यही प्रोसेस होगी, यही अवस्थाएं आएगी, और अर्धसूत्री विभाजन में भी यही आएगी, है ना। अर्धसूत्री सेकेंड में, है ना। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। तो अर्धसूत्री सेकेंड भी यही होगा और समसूत्री विभाजन भी यही होगा, है ना। अर्धसूत्री फर्स्ट अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंस होता है दोनों में, अपन पढ़ लेंगे। तो केंद्र का विभाजन, केंद्र का विभाजन किस प्रकार होता है, केंद्र का विभाजन में चार अवस्थाएं होती है, या समसूत्री विभाजन किस प्रकार होता है, चार अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चार होती है। तो प्रोफेज पढ़ रहे हैं अपन, है ना, चार अवस्थाओं में बांटा गया। प्रोफेज पढ़ रहे हैं अपन। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाता है। देखो आप, ये क्रोमेटिन जाल है जो गुणसूत्र में रूपांतरित हो गया, और ये जो सेंट्रियोल है ना, कोशिका का क्षेत्र है ना। देखो इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल का गुणसूत्रों में रूपांतरण होता है, गुणसूत्र बन गए। क्रोमेटिन जाल था ना, धागे धागे समान थे, ऐसे धागे, ऐसे धागे थे, ऐसे धागे थे, ऐसे धागे थे। ये केंद्रक, छोटा बना दो, थोड़ा बड़ा बन गया। ये केंद्रक। तो क्या होता है, इस ये क्रोमेटिन जाल ऐसे होता है ना, तो इस गुणसूत्र ऐसे बन गए। और ये केंद्रक है ना, केंद्रक की झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होने लग जाएगी, अलग अलग जगह से टूटने लग जाएगी, है ना, लुप्त होने लग जाएगी केंद्रक झिल्ली। और ये केंद्रिका है ना, ये केंद्रिका भी लुप्त हो गई, इसमें केंद्रक द्रव्य जो भरा था वो भी लुप्त हो गया, है ना। तो ऐसे बन गया ये, है ना। और ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है, तारक केंद्र है, ये भी विभाजित हो जाता है, दो से चार बन जाते हैं ये, एक इधर एक अलग ध्रुव पे चला जाता है, एक अलग ध्रुव पे जाता है। तो सेंट्रियोल, देखो इसमें तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर देता है, मतलब विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं तारक केंद्र। किधर, कौन सी अवस्था में जाते हैं, प्रोफेज में जाते हैं, है ना। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाएगी और केंद्रक द्रव्य भी लुप्त हो जाएगा, और केंद्रिका भी अदृश्य हो जाएगी, मतलब लुप्त हो जाएगी, है ना। तो इस अवस्था में क्या क्या होता है, क्रोमेटिन जाल का गुणसूत्रों में रूपांतरण हो जाता है। ये क्रोमेटिन जाल था, ये गुणसूत्रों में रूपांतरित हो गया। केंद्रक झिल्ली देखो लुप्त होने लगी, केंद्रक झिल्ली यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही अपन को, लुप्त हो चुकी, अदृश्य हो चुकी, है ना। और इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका लुप्त हो जाती है, और तारक केंद्र भी विपरीत रूप चले जाते हैं। देखो तारक केंद्र का विभाजन अपने एस फेज में पढ़ लिया, तारक केंद्र का विभाजन होगा एस फेज में, है ना। लेकिन विपरीत ध्रुव की ओर कब जाएंगे, ये प्रोफेज में, है ना। ये तीन काम होते हैं, तो इनका ध्यान रखना आप, यह इसको और यहाँ पे नोट लगा के अलग से लिख लो। कोशिका क्वेश्चन आ जाए तो पेज के ऊपर लिख सकते हो आप इनको, चाहे तो पेज के ऊपर लिख सकते हो। कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, अंतरावस्था या इंटरफेज, है ना। अंतरावस्था या इंटरफेज, कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था। कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन सी, एमफेज, है ना।
इसको अलग से पेज के ऊपर लिख सकते हो आप। बाकी ये अपना चल रहा है, प्रोफेज हो गया, अब मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज को पूर्वावस्था बोलते हैं हिंदी में, है ना, आप इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना। तो लिखिए, आप इनको उतार लो कॉपी में। अब अपन पढ़ेंगे मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। लिखिए, आप इसको उतार लो ताकि अपन अब मेटाफेज चालू करते हैं। चित्र को भी बना लेना। इसको तो आप पेज के ऊपर उतारना, ये दोनों नोट है, पेज के ऊपर उतार लेना। ऊपर ही ऊपर जगह होती है ना पेज में, वहां पे उतार लेना। ठीक है, मैं मिटाता हूँ, अगला मेटाफेज चालू करते हैं। हाँ बच्चों, ये है आपका मेटाफेज। मेटाफेज प्रावस्था, मेटाफेज अवस्था या मध्य अवस्था। तो इस अवस्था में देखो क्या होगा, प्रोफेज पढ़ लिया, पढ़ ले, पूर्वावस्था पढ़ ली, प्रोफेज पढ़ ली। प्रोफेज के बाद आई मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, देखो इस अवस्था में गुणसूत्र अधिक मोटे और सघन हो जाते हैं। मतलब गुणसूत्र सबसे ज्यादा सघन कौन सी अवस्था में, सर्वाधिक संगनित, है ना, संगनित हो जाते हैं, संगन हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो सघन कौन सी अवस्था में होंगे, मेटाफेज अवस्था में होते हैं। इस अवस्था और गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन, इसको तो इंपोर्टेंट कर लो, ये आता है परीक्षा में। गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है, तो किस अवस्था में किया जाता है, मेटाफेज अवस्था में या मध्य अवस्था में, है ना। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्र देखो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और एक ही मध्य रेखा पर व्यवस्थित है। एक ही मध्य रेखा है, आपकी मध्य रेखा खींच दो यहाँ पे, इसी लाइन पे व्यवस्थित है सारे गुणसूत्र। यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी। तो सारे गुणसूत्र इसी मध्य रेखा पर व्यवस्थित है। ये कोशिका है आपकी, और ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल इधर है, एक इधर। दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, अलग अलग पोल हैं, अलग अलग ध्रुव हैं, ये अलग अलग ध्रुव हैं दोनों, है ना। अब यहाँ से क्या, ये प्रत्येक जो सेंट्रियोल है ना, ये क्या है, अलग अलग तर्कु तंतु बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, है ना। तर्कु तंतु, अलग अलग तर्कु तंतु बनाते हैं। कौन, सेंट्रियोल बनाता है तर्कु तंतु। तो ये स्पिंडल फाइबर है, इससे जुड़ जाते हैं। ये गुणसूत्र है ना, इस तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं, किसकी सहायता से, सेंट्रोमियर की सहायता से। इनमें सेंट्रोमियर होता है, तो सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। एक व्यवस्थित हो जाते हैं, एक मध्य रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये मेटाफेजिक गति करते हैं, मतलब गुणसूत्र क्या है, बिखरे रहते हैं इसमें। कोशिका द्रव्य में गुणसूत्र बिखरे रहते हैं। केंद्र के लिए तो लुप्त हो गई, केवल क्या बचा था, क्रोमेटिन जाल बचा था। तो क्रोमेटिन जाल था, तो गुणसूत्रों में रूपांतरित हो गया प्रोफेज में। अब इसमें क्या होता है, ये मेटाफेजिक एक गति करते हैं, मेटाकाइनेसिस गति करते हैं, मेटाकाइनेसिस गति बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं उसमें, जिससे क्या है, गुणसूत्र एक रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। और ये गुणसूत्र क्या है, इस गुणसूत्र इस तर्को तंतुओं से सेंट्रोमियर की सहायता से जुड़ जाते हैं और एक मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये मध्य रेखा है बीच में जो निकल रही है ना, इससे जुड़ जाते हैं। तो सेंट्रोमियर क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, तर्को तंतु का निर्माण कौन करता है, ये करता है तारक केंद्र, है ना। जो एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये अपोजिट ध्रुव पे होते हैं, है ना। तो देखिए आप, इस अवस्था में गुणसूत्र मेटाकाइनेसिस गति करते हुए मध्य रेखा पर व्यवस्थित होकर मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। ये मेटाफेज प्लेट है ना, मेटाफेज प्लेट है और मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो गई है ना। तो मेटाकाइनेसिस गति बोलते हैं इसको। इधर मतलब यहाँ आ जाते हैं सारे गुणसूत्र, है ना। अब देखो, तारक केंद्र क्या करता है, तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। ये तारक केंद्र इन तर्कु तंतुओं का निर्माण करेगा, इन तर्कु तंतुओं का निर्माण करेगा। गुणसूत्र सेंट्रोमियर द्वारा तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र क्या करते हैं, इस सेंट्रोमियर के द्वारा तर्कु तंतुओं से जुड़ जाएगा। तो ये बस इसमें, मतलब इस अवस्था में क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि तर्कु तंतुओं का निर्माण कौन करता है, तारक केंद्र करता है। और गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है, तो गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाएगा मेटाफेज में। इसके अलावा गुणसूत्र किस अवस्था में सर्वाधिक सघन होते हैं, सघन, इस पर अंडरलाइन कर दी मैंने, सघन मतलब संगनित, है ना, संगनित मतलब कंडेंस्ड। तो किस अवस्था में होते हैं, मेटाफेज अवस्था में होते हैं। तो ये है, आप इसको बना लो, उतार लो कॉपी में। अब अगली नेक्स्ट चलेगी एनाफेज अवस्था। प्रोफेज पढ़ ली, मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। मेटाफेज भी पढ़ ली अपने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 अवस्था होती है। समसूत्र विभाजन में भी सेम यही होती है ना, समसूत्र विभाजन में सेम यही होगा। और समसूत्र विभाजन, इसके अलावा अर्धसूत्र विभाजन भी 2 प्रकार का होता है, तो अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, है ना। तो समसूत्री विभाजन, एक तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री सेकंड, इनमें समान होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। ये है, तो इसको उतार लो आप। अब अगली पढ़ते हैं एनाफेज।
तो बच्चों देखिए तीसरी अवस्था है आपकी एनाफेज यानी कि पश्चावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज पढ़ लिया अपन ने। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चार पढ़नी है। चार में से तीसरी है आपकी ये एनाफेज अवस्था। तो ये इस अवस्था की क्या क्या विशेषता होती है, देखो यह विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। देखो परीक्षा में क्वेश्चन है विभाजन की सबसे छोटी अवस्था। देखो कोशिका चक्र की, अगर कोशिका चक्र बोला जाए, कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था तो एम अवस्था। एम अवस्था ही चल रही है अपनी। एम अवस्था में भी या विभाजन अवस्था, तो एम अवस्था में भी सबसे छोटी अवस्था कौन सी, तो ये है एम अवस्था की भी सबसे छोटी अवस्था, मतलब विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है तो एनाफेज अवस्था। और सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, प्रोफेज। विभाजन देखो कोशिका चक्र अगर बोलते, कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो अंतरावस्था, इंटरफेज। लेकिन अगर विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है तो प्रोफेज। सबसे बड़ी अवस्था तो कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था है अंतरावस्था, इंटरफेज। और सबसे कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी कौन सी, एमफेज, विभाजन अवस्था। अब विभाजन अवस्था में भी देख लो, विभाजन अवस्था में भी सबसे बड़ी अवस्था ये है प्रोफेज, और विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है एनाफेज, ये है ना। इस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता था है। ये तीनों पॉइंट याद रखना। अब इसमें दो तीन पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सब बहुत बार आते हैं, क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। कौन, इस अवस्था में सेंट्रोमियर मतलब गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। कैसे होता है, देखो ये गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र, ये सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बीच में सेंट्रोमियर है, तो क्या होगा यहाँ से ये विभाजित हो जाएगी, कुछ सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, एक गुणसूत्र ये बन जाएगा, है ना, प्लस एक गुणसूत्र ये बन जाएगा। दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो सेंट्रोमियर का विभाजन होगा, मतलब गुणसूत्र का विभाजन कौन सी अवस्था में होता है, तो एनाफेज अवस्था में होगा। इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाएगी। देखो ना यहाँ तो एक ही थी, यहाँ दो हो गई, क्योंकि सेंट्रोमियर का विभाजन हुआ। तो यदि किसी कोशिका में 16 गुणसूत्र है और बाद में उसमें कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 32 हो जाएगी। यदि किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 16 है और तो विभाजन की कौन सी अवस्था में उसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 हो जाएगी, 16 की डबल हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी। वो है आंसर आपका एनाफेज। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इनका। जो मैंने राइट लगाया ना, ये तो आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। इसके बाद इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति या आकार का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है, गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है, तो एनाफेज अवस्था में। इस अवस्था में इंटरजोनल तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। ये भी एक बार आ चुका है, इंटरजोनल तर्कु तंतु। ये देखो गुणसूत्रों के बीच है ना इंटरजोनल तर्कु तंतुओं का निर्माण हो गया। फिर ये इंटरजोनल जो तर्कु तंतु है ये गुणसूत्रों के बीच, ये क्या है, इनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होंगे तो गुणसूत्र क्या है, विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे। ये वाला ऊपर वाला इधर आ जाएगा इस वाले ध्रुव की तरफ, ये नीचे वाला इस ध्रुव की तरफ आ जाएगा, है ना। तो इंटरजोनल तर्कु तंतुओं का निर्माण हुआ है इसमें गुणसूत्रों में। इस अवस्था में इंटरजोनल तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। इंटरजोनल तर्कु तंतुओं में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। यह है इसका सीधा साधा कॉन्सेप्ट। एनाफेज को ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन निकलने के चांस बहुत रहते हैं। और अपन अर्धसूत्र विभाजन की प्रोफेज पढ़ेंगे तो वहां से भी क्वेश्चन आता है प्रोफेज अवस्था में। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज अलग है, प्रोफेज फर्स्ट अलग है। एनाफेज अलग है, एनाफेज फर्स्ट अलग है। प्रोफेज तो है समसूत्र विभाजन की, है ना। देखो ये तो है समसूत्र विभाजन की, और एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज और एनाफेज फर्स्ट दोनों अलग है। एनाफेज फर्स्ट होती है अर्धसूत्री फर्स्ट की, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, है ना। तो दोनों में अंतर है। इसमें सेंट्रोमेयर का विभाजन होता है एनाफेज में, और एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता। ये ध्यान रखना है, अपन पढ़ेंगे आगे जब आएगा आपके, वहां भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो इस अवस्था सबसे छोटी अवस्था ये एम अवस्था की, विभाजन अवस्था की, एम अवस्था की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एनाफेज। सबसे बड़ी कौन सी है, प्रोफेज। ये क्वेश्चन आते हैं, देखो दोनों आते हैं, है ना। सेंट्रोमेयर का विभाजन किस अवस्था में होता है, एनाफेज अवस्था में। गुणसूत्रों की संख्या दुगनी किस में होगी, एनाफेज अवस्था में। मतलब किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो कौन विभाजन की कौन सी अवस्था में उसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 हो जाएगी, तो हो गया आपका एनाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन किसमें किया जाएगा, आकृति का अध्ययन किसमें किया जाएगा, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन तो उसमें किया जाता है मेटाफेज में। गुणसूत्र इसके पहले वाली में गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन, संरचना का। और अगर आकृति या आकार का अध्ययन करना हो तो एनाफेज में, है ना, इंटरजोनल तर्क तंतुओं का निर्माण होता है। बाकी ये है सी, है ना, ये है से आपके सामने तर्क तंतु, इसमें इंटरजोनल तर्क तंतु बन जाते हैं, है ना। ये दोनों विपरीत सिरों की ओर ध्रुव है, ये ध्रुव, है ना। इनका निर्माण कौन करता है, तर्क तंतु का निर्माण कौन करता है, ये तारक केंद्र है ना। तो दो इधर है 4 तारक केंद्र कुल मिला के, तो ये है। उतार लो कॉपी में। बाकी आगे पढ़ते हैं, फिर आगे टीलोफेज अवस्था पढ़ेंगे। अब 3 हो गई आपकी, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये है आपकी टीलोफेज अवस्था, अंत्यावस्था मतलब चौथी अवस्था। प्रोफेज 4 अवस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। समसूत्री विभाजन में भी यही होती है, अर्धसूत्री विभाजन में यही होती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। तो समसूत्री विभाजन, है ना, और अर्धसूत्री सेकंड दोनों में सेम होता है, सेम प्रोसेस होती है यही, है ना। और अर्धसूत्री फर्स्ट में थोड़ा डिफरेंस है तो चारों अवस्था यही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उनमें क्या होता है, उसकी प्रोफेज में क्या, उसकी प्रोफेज अलग होती है। मेटाफेज तो सेम होती है पर उसकी प्रोफेज अलग होती है। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। बाकी समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री सेकंड दोनों सेम है ना। बाकी अपन फिर से वहां पे देख लेंगे, यहाँ पे मैंने 3-4 बार तो आपको समझा दिया। और अब इसको समझते हैं टीलोफेज में क्या होगा। देखो, प्रोफेज की बिल्कुल विपरीत अवस्था, प्रोफेज की बिल्कुल विपरीत अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा, जो केंद्रक झिल्ली प्रोफेज में है ना, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई थी, यहाँ पे वापस आ जाएगी, है ना, वापस आ जाएगी। 2 केंद्रक बन जाएंगे, है ना। केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई, इसमें केंद्रक झिल्ली वापस आ जाएगी, केंद्रक द्रव्य वापस आ जाएगा, केंद्रिका वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, और इसमें क्या होता है, मतलब प्रोफेज की बिल्कुल विपरीत अवस्था है कौन सी, टीलोफेज अवस्था। इसमें क्या है, क्रोमेटिन जाल वापस, गुणसूत्र बन गए थे ना उसमें, क्रोमेटिन जाल गुणसूत्र में। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन जाल गुणसूत्र में रूपांतरित होता है। इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, गुणसूत्र क्या होंगे, वापस क्रोमेटिन जाल पे रूपांतरित हो जाएंगे। बस इसमें यह है कि कोशिका में 2 केंद्रक बन जाएंगे। कोशिका में 1 केंद्रक था ना पहले, इसमें 2 बन जाएंगे केंद्रक। ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है, आता है परीक्षा में ये, है ना। तो कोशिका में 2 आप देखो टीलोफेज अवस्था, इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपन। यह अवस्था प्रोफेज की विपरीत होती है ना। विपरीत होती है मतलब उसकी अपोजिट होगी, जस्ट विपरीत होगी, है ना। इस अवस्था में गुणसूत्र वापस क्रोमेटिन जाल में रूपांतरित हो जाते हैं। देखो, ये क्रोमेटिन जाल बन गए, धागेनुमा लंबी धागेनुमा संरचना बन गई, क्रोमेटिन जाल बन गए, है ना। गुणसूत्र खत्म हो गए, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका वापस पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो केंद्रक झिल्ली भी वापस प्रकट हो गई, केंद्र के अंदर द्रव भरा होता है, ये द्रव केंद्र के द्रव भरा होता है, ये भी वापस प्रकट होगी, और केंद्रिका भी वापस प्रकट होगी। केंद्रिका बना सकते हो आप चाहे तो ऐसे ना, ये केंद्रिका है ना। तो ये तो समझाने के लिए। बाकी ये केंद्र के दो केंद्रक बन जाते हैं। जो कोशिका में 2 केंद्रक बन जाते हैं, इसे द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं। द्विकेंद्र की मतलब डाइकैरियोटिक फेज, 2 केंद्रक, द्वि का मतलब 2। तो इस अवस्था में क्या है, 2 केंद्रक बन जाते हैं कोशिका में। तर्कतंतु भी विलुप्त हो जाते हैं इस अवस्था में। तो ये बात है कि कोशिका में 2 केंद्रक बन गए, है ना। तो इस अवस्था की यही पहचान है टीलोफेज में। एक तो प्रोफेज के बिल्कुल विपरीत होती है, क्यों, क्योंकि इसमें गुणसूत्र वापस क्रोमेटिन जाल में चेंज हो जाता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका लुप्त पुनः प्रकट हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका न्यूक्लियोलस वापस प्रकट हो जाते हैं। बस इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें नई चीज ये होती है कि इसमें 2 केंद्रक बन जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है इसमें, इसका ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको उतार लो कॉपी में, चित्र को भी बना लेना। ये कोशिका का चित्र है और इसके अंदर 2 कोशिका के, एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन गए। बना लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गया आपके केंद्रक का विभाजन। अब पढ़ेंगे अपन कोशिका द्रव्य का विभाजन, है ना, साइटोकाइनेसिस। केंद्र का विभाजन, इसके बाद पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो लिखो इसको। हम सबने देखे, हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है केंद्रक द्रव्य का, केंद्र का विभाजन मतलब केंद्र का विभाजन पढ़ लिया हमने। केंद्र का विभाजन में क्या होता है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं, केंद्र का विभाजन होगा, है ना।
अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। देखो 3 घटनाएं होती है, मैंने पहले ही कहा, आप इस चीज को कंट्रास्ट कर लो दिमाग में। 3 घटनाएं होती है। एक तो पहला है डीएनए का निर्माण होगा। कोशिका विभाजन में 3 घटनाएं होती है। पहला डीएनए का निर्माण डबल होगा, डबल हो जाएगा, डीएनए की संख्या डबल हो जाएगी, डीएनए का निर्माण होगा, है ना। अपन ने अंतरावस्था में पढ़ लिया वो एस फेज में, है ना, डीएनए का संश्लेषण होता है। दूसरा डीएनए का, पहला तो डीएनए का निर्माण होगा, दूसरा है केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, तीसरा है केंद्रक द्रव्य का विभाजन होगा, है ना। तो तीसरा ये है केंद्रक का विभाजन, पढ़ लिया अपन ने, है ना। तो तीसरा ये है केंद्रक द्रव्य का विभाजन, मतलब साइटोकाइनेसिस। तो देखो कोशिका द्रव्य का विभाजन, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो इसमें क्या होगा, देखो इस अवस्था में कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये तो सिंपल लाइन है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है इसमें, इसलिए तो इस टॉपिक का नाम ही है। तो जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन संकुचन वलय या खास निर्माण के द्वारा होता है। देखो जंतुओं में अलग तरीके से होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, और पौधों में अलग तरीके से होगा, प्लांट्स में अलग तरीके से होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस, है ना। तो देखो जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि द्वारा होता है, संकुचन वलय या खांच निर्माण, मतलब दोनों साइडों से खांच बनेगी इसमें। जैसे कोशिकाएं है, ये कोशिकाएं जंतुओं में, ये जंतुओं में, ये पादपों में, प्लांट्स में है, ये समझाया गया अलग अलग चित्र से। तो जंतुओं में किस प्रकार होगा ये जैसे कोशिका, ये भी पादप की, प्लांट में कोशिका, ये जंतु कोशिका है। तो जंतुओं में देखो आप दोनों साइडों से खांच बनेगी, फरो बनेगी। जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन संकोचन विधि या खांच निर्माण द्वारा होता है, बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, एंड फरो फॉर्मेशन। तो ये फरो बनेगी, ये संकुचन होएगा साइडों से, दोनों साइडों से संकुचन होएगा, दोनों साइडों से संकुचन होएगा, और ये ऐसे संकुचन बढ़ता जाएगा, मतलब परिधि से केंद्र की तरफ, परिधि दो, ये परिधि है ना, बाहर से अंदर की ओर, परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ता जाएगा, है ना। मतलब अभिकेंद्रीय बोलते हैं अपन, अभिकेंद्रीय, परिधि से केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय होता है जंतुओं में, है ना। इसमें मिड बॉडी बनती है, मतलब इसमें माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन, मायोसिन तंतु क्या इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, है ना, इस खांच में, इस फरो में और इस कॉन्स्ट्रिक्शन में। तो क्या है, मिड बॉडी बन जाती है, जंतुओं में बनती है मिड बॉडी, मिड बॉडी बन जाती है। तो इस दोनों साइडों से ये खांच बन जाएगी, और खांच गहरी होती जाएगी, केंद्र की ओर जाती जाएगी, मतलब परिधि से केंद्र की तरफ जाती जाएगी, है ना। तो इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय मतलब परिधि से केंद्र की तरफ, तो है ना। तो ये इस विधि द्वारा होता है जंतुओं में, किस विधि द्वारा होता है, संकुचन वलय या खांच निर्माण द्वारा होता है ना। और ये तो होता है जंतुओं में। अब पौधों में कोशिका द्रव्य का, पादपों में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि द्वारा होता है, कोशिका पट्टी, मतलब सेल प्लेट, ध्यान रखना आप, सेल प्लेट, है ना, सेल प्लेट निर्माण द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, उसी के बाद ही तो सेल वॉल बनेगी, कोशिका भित्ति बनेगी इनमें, है ना। तो पादपों में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि द्वारा होता है, कोशिका पट्टी द्वारा या सेल प्लेट द्वारा होता है। देखो ये पादपों में ये कोशिका, यहाँ भी वही सेम कोशिका थी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें सबसे पहले क्या है, फ्लेगमोप्लास्ट बनता है, एक संरचना बनती है यहाँ बीच में, इसमें केंद्र से परिधि की ओर बनता है। इसमें जो फॉर्मेशन है, कोशिका द्रव्य का विभाजन है, वो किस प्रकार होता है, सबसे पहले तो यहाँ बीच में बिल्कुल अंदर केंद्र में फ्लेगमोप्लास्ट बनता है, फ्लेगमोप्लास्ट बनता है, फिर ये धीरे धीरे केंद्र से परिधि की ओर फैलता है, ये उधर फैलता है, ये इधर फैलता है ना, केंद्र से परिधि की ओर फैलता है, ये इधर और वो उधर। तो क्या ये ऐसे बन जाता है, सेल प्लेट बन जाती है ना, फ्लेगमोप्लास्ट से आगे जाके सेल प्लेट बन जाती है ना। और कोशिका में 2 भागों में बढ़ जाती है, इसमें भी ऐसे जाके कोशिका 2 भागों में बढ़ जाएगी। ऐसे आगे जाके चित्र बनाएंगे अपन अगर, तो ऐसे कोशिका 2 भागों में बढ़ जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। ये कोशिका कैसे भी बना लो, समझने के लिए तो आपने, छोटी बड़ी कोई बात नहीं, छोटी बड़ी बन गई तो कम, चौड़ी ज़्यादा बन गई तो कोई बात नहीं, तो अपने समझने के लिए बनाया अपन ने, है ना। ये लो, कोई भी छोटी मोटी बढ़ जाए, क्या फर्क पड़ता है इससे। ये तो चित्र है, चित्र तो आप दोनों को सेम बनाना। अगर आप पेपर दे रहे हो तो आप चित्र बनाना, चित्र में अगर पेपर में मांगा गया है, लेकिन अपन तो कंपटीशन की तैयारी करें तो अपने चित्र तो कैसे भी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी यहाँ तक तो सही है बिल्कुल, ये छोटा बड़ा बन गया थोड़ा। अरे चित्र ही सही नहीं बन रहा। ये लो, है ना। तो ये बिल्कुल बराबर साइज की बनाना अगर आपको पेपर में बनाना पड़े तो, है ना। बाकी कंपटीशन के हैं बच्चे, तो अपन तो कंपटीशन को पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो आपको तो जरूरत नहीं है परीक्षा में चित्र बनाने की, बस आपको समझना है
तो किस विधि द्वारा होता है, जंतुओं में किस विधि द्वारा होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, ये है ना। तो देखो आप, कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि द्वारा होता है, जंतुओं में कैसे होता है, जंतुओं में किस विधि द्वारा होता है, जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा संकुचन बल, मतलब संकुचन बनेगा, संकुचन, या खांच बनेगी साइडों से खांच बनेगी, ये अंदर केंद्र की तरफ बढ़ती, परिधि से केंद्र की ओर होगा। इनमें मिड बॉडी बनती है, इसमें क्या है, माइक्रोफिलामेंट है ना, वो यहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं यहाँ पे, है ना, तो उसको बोलते हैं अपन मिड बॉडी। तो जंतुओं में क्या बनती है, मिड बॉडी बनती है जंतुओं में, और पादपों में मिड बॉडी नहीं बनती। पादपों में तो फ्लेग्मोप्लास्ट होता है। फ्लेग्मोप्लास्ट का संबंध है कोशिका द्रव्य विभाजन से। क्वेश्चन आता है, फ्लेग्मोप्लास्ट का संबंध है किससे, कोशिका द्रव्य विभाजन से। फ्लेग्मोप्लास्ट क्या होता है, पादपों में बनता है, ये प्लांट्स में बनता है ना। मिड बॉडी का संबंध किससे है, कोशिका द्रव्य का विभाजन से, है ना। बाकी फ्लेग्मोप्लास्ट का ध्यान रखना, फ्लेग्मोप्लास्ट का संबंध किससे, कोशिका द्रव्य विभाजन से, है ना। ये देखो यहाँ पे यही सेल सेम सेम है पादपों में, प्लांट्स में। फ्लेग्मोप्लास्ट बन जाएगा सबसे पहले यहाँ बीच में, एक केंद्र में, केंद्र से परिधि की ओर होता है, इनमें उल्टा होता है, इनमें तो परिधि से केंद्र की ओर होता है, इनमें केंद्र से परिधि की ओर होता है ना। कोशिका द्रव्य का विभाजन अपकेंद्रीय, इसको अपकेंद्रीय बोलते हैं। अपकेंद्रीय का मतलब केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि, और इसको अभिकेंद्रीय बोलते हैं, परिधि से केंद्र की ओर। और ये सेल प्लेट बन जाएगी, ये सेल प्लेट जो बन जाएगी आगे जाके सेल वॉल बनाएगी, सेल वॉल का निर्माण करेगी। तो आप तो ये कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया ऐसे, आगे जाके दो कोशिकाएं बना दी, बन जाती है ऐसे, ऐसे दो कोशिकाएं बना लो आप इसमें, है ना। कोई बात नहीं, चित्र कैसे भी बने हो, सेम साइज बनाना, है ना। ये कैसे बने, दोनों अलग अलग कोशिकाएं, देखो ये तो दो कोशिकाएं बन गई, दो कोशिकाएं ये बन गई। अभी तो मैंने रफली बना लिया, अब आगे आप सेम साइज की बनाना, है ना। ये दोनों सेम बनाना, ये दोनों सेम साइज की बनाना, बाकी यहाँ तक तो ठीक है पूरा। तो ये है आपका कोशिका द्रव्य विभाजन। अब अपन पढ़ेंगे समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्र विभाजन। देखो मैंने पहले कहा, 3 बार कह चुका हूँ मैं पहले, कि समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्र विभाजन में जो ये केंद्र और कोशिका केंद्रक द्रव्य का विभाजन ना, जो इसकी चारों अवस्थाएं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चारों अवस्थाएं, चारों उसी में होगी सेम। बाकी अपन पढ़ते हैं अगली, है ना। तो देखो आप, ये है, उतार लो इसको, अब पढ़ते हैं आगे। कॉपी में उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।